बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। एज द मेम्ब्रेन अहेड ऑफ इम्पल्स बिकम्स डीपोलराइज्ड बाय लोकल सर्किट करंट, जैसे ही नेक्स्ट रीजन मेम्ब्रेन का जो कि डीपोलराइज होगा लोकल सर्किट यानी इलेक्ट्रोटोनिक करंट की वजह से, उसके अंदर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सेकंड पोर्शन की बात कर रहे हैं, सेकंड रीजन की मेम्ब्रेन के। फर्स्ट में पहले एक्शन पोटेंशियल हुआ, फिर उससे नेक्स्ट रीजन, उससे आगे वाला जो रीजन है वहाँ की बात हो रही है। और इसके अंदर जैसे ही चैनल्स ओपन होंगे उसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी मेम्ब्रेन की सोडियम के लिए। GNA वैल्यू इंक्रीज़, जी कंडक्टेंस को ज़ाहिर करता है, Na सोडियम के लिए। कंडक्शन बढ़ गई मतलब चैनल्स ओपन हो गए। इनिशिएटिंग एन एक्शन पोटेंशियल इन दिस न्यू पैच ऑफ मेम्ब्रेन, अब इस मेम्ब्रेन के रीजन में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। सेकंड पैच की बात कर रहे हैं। The newly excited region then generate a local circuit current that depolarizes and thereby excites। अब जो नया रीजन है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें सोडियम चैनल्स ओपन हो चुके हैं, वो डीपोलराइज हो जाएगा और इसका जो करंट होगा लोकल सर्किट करंट यानी इलेक्ट्रोटोनिक करंट है जो, वो मज़ीद इससे आगे वाले का जो मेम्ब्रेन का पोर्शन है उसको डीपोलराइज कर देगा। एंड देयर बाय एक्साइट्स पार्ट ऑफ एक्सोन अहेड ऑफ इट। अहेड ऑफ इट का मतलब है इससे नेक्स्ट जो एक्सोन का पोर्शन होगा। दस लोकल सर्किट करंट फ्राम ईच एक्साइटेड रीजन डीपोलराइजेज एंड एक्साइट द रीजन इमीडिएटली अहेड ऑफ इट। लोकल सर्किट करंट की वजह से डीपोलराइज होगा एक रीजन, फिर उसके बाद एक्साइट होगा उससे नेक्स्ट रीजन अचानक से। इन दिस मैनर द सिग्नल इज़ कंटिन्यूसली बूस्टेड एंड मेंटेन्ड एट फुल स्ट्रेंथ एज इट ट्रैवल अलोंग द एक्सोन। इस तरीके से पूरे एक्सोन के एंड तक वो सिग्नल सेम अमाउंट में बूस्ट होता रहेगा, जो कि जैसे लोकल सर्किट करंट आएगा थोड़ा सा इनिशिएट कराने के लिए थ्रेशोल्ड लेवल तक एक रीजन में, वहाँ पे फिर एकदम एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो लोकल सर्किट करंट होगा वो नेक्स्ट रीजन में जाएगा, वहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल क्रिएट करेगा और इनिशिएशन करेगा एक्शन पोटेंशियल की। इस तरह से बूस्ट होता रहेगा जो करंट है लोकल सर्किट करंट, लेकिन एंड तक जो है वो सिग्नल की वैल्यू सेम रहेगी। नोट हाउ डिफरेंट दिस मेथड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इज़ फ्राम द डिक्रीमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इन पैसिव ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर प्रोसेस को हम देखते हैं कि कैसे जो सिग्नल ट्रांसमिशन है एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए वो डिफरेंट है पैसिव ट्रांसमिशन की निस्बत। यानी पैसिव ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन की वजह से डिक्रीमेंट होती है, जो कमी आती है, लेकिन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी कमी नहीं आ रही। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक्शन पोटेंशियल के सिग्नल में कमी नहीं आती और इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन है जो पैसिव ट्रांसमिशन यानी डिफ्यूजन की वजह से उसके अंदर कमी आ जाती है। The amount of depolarization required to bring an active membrane to threshold is about 20 millivolt। अब एक वैल्यू निकल रही है, MCQ के तौर पे भी आ सकता है ये। इसके अंदर ये कहा गया है कि 20 मिलीवोल्ट तक सबसे पहले थ्रेशोल्ड लेवल तक चेंज आता है। मतलब पहले -70 मिलीवोल्ट था, जैसे थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँचेंगे -50 मिलीवोल्ट होता है, तो ये 20 मिलीवोल्ट का चेंज आ गया इनएक्टिव मेम्ब्रेन में, पहले जो इनएक्टिव रेस्टिंग कंडीशन में थी। वेयर एज द टोटल डिपोलराइजेशन ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल इज़ टिपिकली अबाउट 100 मिलीवोल्ट। अब
इसके बाद अगर देखते हैं कि मतलब -50 मिली वोल्ट से डीपोलराइजेशन होती जाएगी, ज़ीरो की तरफ आएगा, फिर उसके बाद प्लस की तरफ जाते जाते +50 मिली वोल्ट तक पीक बनेगी। अब इस दौरान -50 से लेकर +50 तक की जो का डिफरेंस आ रहा है वो 100 मिली वोल्ट का है टोटल डीपोलराइजेशन का। Thus, an action potential produces an approximately 5-fold boost of electrotonic signal. अब जो इलेक्ट्रोटोनिक सिग्नल था उसने 20 मिली वोल्ट तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज किया था, मतलब -70 से -50 तक, जो कि थ्रेशोल्ड लेवल था। अब जैसे ही सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, जो वेव है ऊपर की तरफ जा रही है और ये जाके रुकेगी +50 मिली वोल्ट तक। अब इस दौरान 100 मिली वोल्ट का चेंज आया इस 20 मिली वोल्ट वाले चेंज के बाद। अब इस वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है उसने इलेक्ट्रोटोनिक सिग्नल को 5 टाइम बूस्ट किया। 20 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 100 इसका आंसर आ जाएगा। Some of the current that enters an axon at the excited region spread backward. अब एक्साइटेड रीजन से पहले ही बात की थी, जो इलेक्ट्रोटोनिक करंट होता है दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। अब उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्प्रेड बैकवर्ड विद इन दी एक्सोन दैट इज़ इन दी डायरेक्शन फ्राम विच द इम्पल्स ओरिजिनेटेड। ये उसी डायरेक्शन में वापस मूव करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मूव कर रहा है करंट। हाउ एवर अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस बैकवर्ड मूविंग करंट कैन नॉट एक्साइट द मेम्ब्रेन। अब इस बैकवर्ड मूविंग करंट से दोबारा से मेम्ब्रेन एक्साइट नहीं होगी। जो रीजन पहले ही एक्टिव होके अभी रिलैक्स हुआ है वो दोबारा से रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से दोबारा कंडक्शन नहीं करेगा एंड प्रोड्यूस अ बैकवर्ड ट्रैवलिंग एक्शन पोटेंशियल। वापस एक्साइट नहीं कर सकता। अगर मेम्ब्रेन एक्साइट होती है तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता था, लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब वही रिफ्रैक्टरी पीरियड की यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड का फ़ायदा बताया है कि रिवर्स डायरेक्शन में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता था अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड ना होता। मतलब थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव ना रहते अगर सोडियम चैनल, तो रिवर्स डायरेक्शन में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता। अब सोडियम के जो चैनल्स हैं वो थोड़ी देर के लिए रिफ्रैक्टरी पीरियड में रहते हैं, इस वजह से रिवर्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती। द सोडियम चैनल्स इन दैट रीजन are inactivated and the potassium channels are still open, so current is carried out of the cell as an efflux of potassium। अब क्योंकि बात कर रहे थे स्टेप्स की, फर्स्ट स्टेप में जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो सोडियम चैनल्स जो हैं ओपन होते हैं। जैसे ही रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है सोडियम चैनल्स क्लोज़ हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं और पोटाशियम की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है रीपोलराइजेशन के टाइम पे। अब यही करंट जो वापस गया था बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये रिलीज़ हो जाएगा पोटाशियम के तौर पे। पोटाशियम आउटसाइड रिलीज़ हो जाएगा तो करंट में चेंज नहीं आएगा और जो चैनल्स होते हैं वो करंट के सेंसिटिव होते हैं। डिलेड एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट स्पीड्स अप repolarization of membrane, priming it for future action potentials। जब डिले पोटाशियम चैनल की क्लोजिंग होगी, मतलब ज़्यादा देर तक पोटाशियम चैनल्स ओपन रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रीपोलराइजेशन है वो हो जाएगी मेम्ब्रेन की, फिर इससे हाइपरपोलराइजेशन भी हो सकती है और नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के लिए नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन तक मेम्ब्रेन आ जाएगी। मेम्ब्रेन को तैयार किया जाता है दोबारा से एक्शन पोटेंशियल को फायर करने के लिए। प्राइमिंग मीन यहाँ पे तैयारी करना या स्टार्ट करना। अब सारे प्रोसेस की प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की या नर्व इम्पल्स जिसे कहते हैं, इसके 2 फैक्टर हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं। समरी देखते हैं। दी
passive cable properties of an axon which permit the electrotonic spread of local circuit current from region of sodium influx to neighboring regions of inactive membrane। जो एक्सोन के अंदर से आयंस गुज़रते हैं पैसिवली यानी डिफ्यूजन की वजह से, वो इलेक्ट्रोटोनिक स्प्रेड का बायस बनते हैं करंट के, और वो करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। आखिरकार ये कम हुआ करंट ही किसी ऐसे नेक्स्ट रीजन में जाता है जहाँ पे सोडियम अंदर की तरफ आते हैं, और जो पहले से इनएक्टिवेटेड रीजन था उसको एक्टिव कर देते हैं। The electrical excitability of sodium channels in the axonal membrane these। अब अगर सोडियम चैनल्स नहीं होते तो फिर क्या होगा, सोडियम चैनल्स सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स यानी कि, तो उसके बगैर एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट नहीं होगा। ऐसे न्यूरॉन जो इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन करते हैं, जो टोटली डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन पर, ग्रेडेड पोटेंशियल पर, उनके अंदर सोडियम चैनल एब्सेंट भी होते हैं। दीज सोडियम चैनल्स कैरी दी करंट दैट प्रोड्यूसेस रीजनरेटिव एप्लीकेशन ऑफ पैसिव डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल सर्किट करंट। सोडियम चैनल जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उससे रीजनरेशन होती है, मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है आगे की तरफ फैलता है, मज़ीद एम्पलीफाई होता जाएगा। दोबारा बात पहले भी कर चुके हैं इस रीजन में कि जैसे सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे वो 20 मिली वोल्ट वाले डिफरेंस को बढ़ा के 100 मिली वोल्ट तक ले जाएंगे, बूस्ट कर देंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा बताई गई है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट क्यों नहीं करता। एक न्यूरॉन की सराउंडिंग में जो थोड़ा बहुत आयंस करंट चेंज आ रहा होता है वो दूसरे साथ गुज़रने वाले एक्सोन को एक्साइट क्यों नहीं करता। तो उसकी रीज़न ये होती है कि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो आयंस होते हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कोई नेट चेंज नहीं आता बाहर वालों में। इस वजह से दूसरे एक्सोन के ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और बाहर वाले करंट की निस्बत ये चेंज जो करंट अंदर चेंज हो रहा है एक्सोन में वो करंट बहुत कम है। इस वजह से बाहर वाला रीजन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो दूसरे एक्सोन को बचा के रखता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस की अमाउंट